आज 3 अप्रैल 2024 है और हम दी ब्यूरोक्रेट्स ब्लूप्रिंट के डेली करंट अफेयर्स स्लाइड डेक का एनालिसिस करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन बहुत क्लियर है। हम स्लाइड 1 से लेकर स्लाइड 8 तक के सारे GS2 और GS3 के टॉपिक्स को सीक्वेंशियली डिकोड करेंगे, और वो भी एकदम सिंपल इंग्लिश में, ताकि फैक्ट्स दिमाग में छप जाएं। राइट, तो इसी अंपायर वाली एनालॉजी से स्टार्ट करते हैं ना। स्लाइड 2 पर चलते हैं। देश के शासन की शुरुआत चुनावों से ही होती है, तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की पावर्स की बात कर देते हैं। हाँ, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है अभी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को चुनाव कंडक्ट कराने की पावर देता है। लेकिन ये पावर आखिर है कितनी बड़ी? इसे समझने के लिए हमें एक लैंडमार्क केस देखना होगा, मोहिंदर सिंह गिल बनाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, वो वाला केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ECI की शक्तियों को डिफाइन किया था। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजर्वायर ऑफ प्लेनरी पावर्स कहा था। मतलब जहां कानून मौन है, जहां कोई स्पेसिफिक रूल नहीं लिखा है, वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन जो चाहे वो कर सकता है। मेक सेंस। और इसी में आर्टिकल 324 क्लॉज 6 भी है, जिसके तहत ECI चुनाव के टाइम पर राज्यों से स्टाफ मांग सकता है और राज्य मना नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है ना, जब ये रिजर्वायर ऑफ पावर राज्य सरकारों के फेडरल अधिकारों से टकराता है। लाइक अभी वेस्ट बंगाल की चीफ सेक्रेटरी और DGP का यूनिलैटरल ट्रांसफर कर दिया गया बिना राज्य की सहमति के। तो अगर चुनाव फेयर कराने हैं तो ECI का ये एक्शन जस्टिफाइड लगता है, फिर इसमें इतना विवाद क्यों हो रहा है? विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पावर्स एब्सोल्यूट नहीं है। इनकी कुछ स्टैट्यूटरी बाउंड्रीज होती हैं। अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट या संविधान की 7वीं अनुसूची को देखें, तो पब्लिक सर्विसेज क्लियरली एक स्टेट सब्जेक्ट है। ओहो, मतलब जिन ऑफिसर्स को ECI ट्रांसफर कर रहा है वो टेक्निकली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। एग्जैक्टली। और अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट यानी RPA 1950 और 1951 को हम ध्यान से पढ़ें, तो उसमें कहीं भी ECI को सीनियर ऑफिसर्स के ट्रांसफर की कोई स्पष्ट कानूनी शक्ति नहीं दी गई है। मतलब वहां एक लीगल वॉइड है। हाँ, कानून वहां साइलेंट है। तो एक तरफ ECI की फ्री इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ राज्य के अधिकार। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन का एक तरह से इंस्टीट्यूशनल ओवररीच नहीं है? इंस्टीट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर को बाईपास करने लगे, वो भी बिना किसी चेक एंड बैलेंस के, तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। फ्री इलेक्शन जरूरी है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही होने चाहिए। बहुत ही फाइन लाइन है ये। खैर, इलेक्शन कमीशन की इस टेम्पररी पावर की बहस से आगे बढ़ते हैं। अब देश के सर्वोच्च कार्यकारी पदों की पावर्स पर चलते हैं। स्लाइड 3, एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी यानी कार्यकारी क्षमादान शक्तियां। ये पॉलिटी GS2 का बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। देखिए, क्षमादान शक्तियां 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है पार्डन, यानी पूर्णतः माफ कर देना। मतलब इसमें कन्विक्ट पूरी तरह से फ्री हो जाता है, जैसे उसने कोई जुर्म किया ही ना। बिल्कुल। दूसरा है कॉम्यूटेशन, जिसमें सजा की प्रकृति या कैरेक्टर को बदल दिया जाता है। जैसे अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है तो उसे उम्र कैद में बदल देना। राइट, कैरेक्टर चेंज हो गया। और तीसरा है रेमिशन। इसमें सजा की प्रकृति नहीं बदलती, बस अवधि कम हो जाती है। जैसे 2 साल के कठोर कारावास को घटाकर 1 साल का कठोर कारावास कर देना। कठोरता वही रहेगी, बस टाइम कम हो जाएगा। समझ गया। और बाकी के 2? चौथा है रेस्पाइट, जो स्पेशल सिचुएशंस में यूज होता है। लाइक अगर कोई महिला कैदी प्रेग्नेंट है या कोई सिवियरली डिसेबल्ड है, तो उसकी सजा कम कर दी जाती है। और 5वां है रिप्राइव, जिसका मतलब है सजा पर अस्थायी रोक लगाना। ये अमूमन डेथ पेनल्टी के केसेस में होता है ना, ताकि मर्सी पिटीशन फाइल करने का टाइम मिल सके। एग्जैक्टली। अब यहाँ जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो है प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स के बीच। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पावर देता है और आर्टिकल 161 गवर्नर को। लेकिन गवर्नर की पावर्स तो लिमिटेड होती है ना। हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रेसिडेंट केंद्रीय कानून, कोर्ट मार्शल यानी मिलिट्री कोर्ट्स की सजा और मृत्युदंड, इन तीनों को पूरी तरह माफ कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर सिर्फ राज्य कानून तक लिमिटेड है। वो कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। मतलब मृत्युदंड को सस्पेंड या कम्यूट कर सकते हैं, पर पूरी तरह से पार्डन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। फुल पार्डन सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक तीखा सवाल उठता है। ये जो पावर है ये डिस्क्रिशनरी नहीं है। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से बंधे हुए हैं। हाँ,
ये तो है। तो अगर सब कुछ मंत्री ही तय कर रहे हैं तो क्या समाधान के मामलों में प्रेसिडेंट सिर्फ एक रबर स्टैंप है? देखिए, ये डिबेट बहुत पुरानी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रियल एग्जीक्यूटिव पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ही होती है, लेकिन ये पावर पूरी तरह से अनचेक्ड भी नहीं है। इसका लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अच्छा। हाँ, अगर कोर्ट को लगे कि क्षमादान देने में जो एडवाइस दी गई थी वो पूरी तरह से आर्बिट्रेरी या मैलाफाइड थी, तो न्यायपालिका इंटरवीन कर सकती है। मेक सेंस। तो चूंकि हमने मंत्रिपरिषद की भूमिका देखी, तो अब स्लाइड 4 पर चलते हैं। ये देखते हैं कि इस कैबिनेट के भीतर असली फैसले कहाँ लिए जाते हैं। कैबिनेट कमिटीज का आर्किटेक्चर। ये गवर्नमेंट का असली इंजन रूम है। हमारे पास टोटल 8 कैबिनेट कमिटीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, यानी CCS। राइट। एक्सपीरियंस को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कमिटी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी है। मतलब इसका जिक्र संविधान में कहीं नहीं है और ना ही पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया इसके लिए। एकदम सही। ये गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत बनती है। प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री इसके मेंबर होते हैं। ओके। लेकिन एक बात बताइए, जब CCS देश की सबसे संवेदनशील सुरक्षा व्यवस्था संभालती है, वॉर और पीस के फैसले लेती है, तो फिर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को सुपर कैबिनेट क्यों कहा जाता है? बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए, डोमेन का फर्क है। CCS का फोकस सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी पर है, लेकिन जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है ना, उसका स्कोप बहुत ब्रॉड है। अच्छा, डोमेस्टिक पॉलिसी और वो सब। हाँ, डोमेस्टिक पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशंस और इकोनॉमिक इश्यूज से जुड़े सभी मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस वही लेती है। इसीलिए वो सुपर कैबिनेट है। इसके अलावा अकोमोडेशन कमेटी है, जिसके प्रमुख गृह मंत्री होते हैं, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के प्रमुख रक्षा मंत्री होते हैं। राइट। तो सत्ता के इन बंद कमरों से बाहर निकलकर अब स्लाइड 5 के थ्रू देश की जनता तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने की बात करते हैं। इकोनॉमी और टेक, GS3 का टॉपिक, PM वानी फ्रेमवर्क। PM वानी यानी प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इसके आर्किटेक्चर में 4 पिलर्स है। सबसे पहला है PDO, पब्लिक डेटा ऑफिस। ये बेसिकली वो जगह है जहां फिजिकल हॉटस्पॉट लगा होता है, और मजे की बात यह है कि इसके लिए कोई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती। अरे वाह, ये सुनकर तो मुझे 90 के दशक के उन PCO बूथ की याद आ गई। मतलब PM वानी आज के डिजिटल युग के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे गली गली में खुलने वाले PCO बूथ हुआ करते थे। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। दूसरा पिलर है PDOA यानी एग्रीगेटर, जो मल्टीपल PDOs को मैनेज करता है। तीसरा है ऐप प्रोवाइडर, जिससे यूजर्स कनेक्ट कर सकते हैं। और चौथा है सेंट्रल रजिस्ट्री, जिसे CDOT मैनेज करता है। और इसके इम्पैक्ट के आंकड़े भी काफी इंप्रेसिव हैं। 4.09 लाख से ज्यादा एक्टिव हॉटस्पॉट्स हैं, 2.44 करोड़ यूजर्स हैं और 58.64 पेटाबाइट्स डेटा कंज्यूम हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक रेगुलर एस्पेक्ट भी है। जून 2025 का ट्राई टैरिफ ऑर्डर, इसने PDOs के लिए FTTH ब्रॉडबैंड को रेसिडेंशियल टैरिफ के 2 गुने यानी 2x तक सीमित कर दिया है, और इसकी नोडल एजेंसी टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, ताकि बड़ी कंपनियां छोटे PDOs से मनमाना पैसा ना वसूल सकें। एग्जैक्टली। ग्रेट। अब कनेक्टिविटी से अर्थव्यवस्था को जो रफ्तार मिलती है उसी को आगे बढ़ाते हुए स्लाइड 6 के इकोनॉमी डैशबोर्ड पर चलते हैं। यहाँ ना हमें 3 अलग-अलग सेक्टर्स देखने हैं। सबसे पहले है संपन्न प्लेटफॉर्म। ये टेलीकॉम पेंशनर्स के लिए है, जिसे CGCA और DOT मैनेज करते हैं। इसके अलावा MSME के लिए रैम्प प्रोग्राम चल रहा है। रैम्प प्रोग्राम वो NSIC के थ्रू जो चल रहा है। हाँ, इसका टारगेट 5 लाख MSMEs को सपोर्ट करना है, और इसमें एक बहुत ही प्रोग्रेसिव एलिमेंट है। इसका 50% फोकस महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्योगों पर है, जिन्हें ONDC पर ऑनबोर्ड किया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 2020 का जो स्मार्टफोन PLI था, वो तो ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भारत को जुड़ने का एकदम ब्लूप्रिंट बन गया है। बिल्कुल बन गया है। लेकिन देखिए, जहां ग्रोथ होती है वहां रेगुलेशंस भी जरूरी हैं। फाइनेंशियल रेगुलेशंस की बात करें तो RBI ने हाल ही में NDDs यानी नॉन डिलीवरेबल INR डेरिवेटिव्स पर रोक लगा दी है। ये NDDs बेसिकली विदेशी मार्केट्स में रुपए को लेकर जो सट्टेबाजी होती है उसी को कहते हैं ना? हाँ, बेसिकली ऑफशोर मार्केट्स में जहां एक्चुअल रुपए की डिलीवरी नहीं होती, बस सट्टेबाजी होती है। RBI ने रुपए की वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए इस पर बैन लगाया है, और इसके साथ ही गार
GAAR यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स भी न्यूज में है। ये कॉर्पोरेट टैक्स की खामियों को रोकने के लिए है। हाँ, टैक्स लूपहोल्स को बंद करने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए टीम इनिशिएटिव है, ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। लेकिन यहाँ मुझे कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। एक तरफ हम PLI और टीम से खुले व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ RBI का NDDS पर बैन और गार के सख्त नियम लागू हो रहे हैं। क्या अर्थव्यवस्था में ये एक तरह का ओवर रेगुलेशन नहीं है? इसे ओवर रेगुलेशन कहना सही नहीं होगा। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर भारत में तभी आएगा जब उसे एक स्टेबल करेंसी मिलेगी। अगर NDDS की वजह से रुपये की वैल्यू रोज ऊपर नीचे होगी तो इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा ना। वो तो है। तो RBI बस एक फेयर और स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। इसे स्मार्ट रेगुलेशन कह सकते हैं। मेक सेंस। अब एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए बाहरी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। तो स्लाइड 7 पर चलते हैं। दुनिया में तेजी से बदल रहे सैन्य गठबंधनों को समझते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस GS2। सबसे पहले नेटो की बात करते हैं। 1949 में बना, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसमें 32 मेंबर्स हैं। फिनलैंड और स्वीडन इसके सबसे नए सदस्य हैं। नेटो का कोर है आर्टिकल 5 यानी कलेक्टिव डिफेंस, एक पर हमला सब पर हमला। लेकिन इस वक्त नेटो में काफी घर्षण या फ्रिक्शन चल रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हुर्मुज़ जल डमरू मध्य की सुरक्षा से यूरोपीय देशों के इनकार करने पर नेटो को पेपर टाइगर तक कह दिया था और अमेरिका के हटने की धमकी भी दी थी। बिल्कुल। और जब ऐसे ग्लोबल गैप्स आते हैं तो नए पैक्ट्स बनते हैं। वेस्ट एशिया डिफेंस पैक्ट इसका प्राइम एग्जाम्पल है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर ही एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पर साइन हुए हैं। इसके पीछे का रणनीतिक कारण भी बहुत क्लियर है। सऊदी को अपनी सुरक्षा के लिए एक परमाणु संपन्न इस्लामी देश की सेना का सपोर्ट चाहिए और पाकिस्तान को इस वक्त बस फाइनेंशियल मदद और हथियार चाहिए। राइट। लेकिन इस सब में चीन काफी फ्रस्ट्रेटेड है। चीन क्यों? क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में भारी निवेश किया है ये सोचकर कि पाकिस्तान उसके इन्फ्लुएंस में रहेगा। लेकिन इस पैक्ट के बाद पाकिस्तान वापस अमेरिका और सऊदी के प्रभाव वाले ब्लॉक में जा रहा है। तो चीन की इस निराशा को देखते हुए क्या ये सऊदी पाक समझौता पश्चिम एशिया और एशिया के बैलेंस ऑफ पावर में भूचाल लाने वाला है? डेफिनेटली। इक्वेशंस बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और जहां एक तरफ ये नए सैन्य गठबंधन बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुराने बहुपक्षीय शांति प्रयासों की हालत खराब है। स्लाइड 8 पर नजर डालते हैं। लेबनान में यूनिफिल यानी UN इंटरिम फोर्स इन लेबनान, इसका मैंडेट है दुश्मनी रोकना, इजरायली सेना की वापसी सुनिश्चित करना और लेबनानी सरकार की सत्ता बहाल करना। इसमें 47 देशों के करीब 7,500 पीस कीपर्स शामिल हैं। और इसकी एक विशिष्टता है जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैराडाइम टास्क फोर्स। UN पीस कीपिंग के इतिहास का ये एकमात्र नौसैनिक घटक है। राइट। लेकिन अभी जो कॉन्टेक्स्ट है वो काफी डार्क है। दक्षिणी लेबनान में एक विस्फोट में 3 इंडोनेशियाई पीस कीपर्स घायल हो गए और भारत ने इसकी बहुत कड़ी निंदा की है। भारत की रणनीतिक अनिवार्यता भी है ना इसमें। एक प्रमुख सेना योगदानकर्ता देश के रूप में ये हमारी सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है और बहुपक्षवाद के प्रति हमारी कमिटमेंट को दिखाता है। लेकिन सच कहूं तो UN पीस कीपर्स की हालत अब उस रेफरी जैसी हो गई है जो बिना हथियारों के एक ऐसा मैच शांत कराने गया है जहां दोनों टीमें एक दूसरे पर गोलियां चला रही हैं। बहुत ही एक्यूरेट पिक्चर ड्रॉ की है आपने। अगर हम भारत में मौसम की भविष्यवाणी का इतिहास देखें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। काफी पुरानी संस्था है। हाँ, दशकों तक हमारी प्रणाली काफी पारंपरिक रही, लेकिन अब 2024 में शुरू हुए मिशन मौसम के तहत मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। मैं समझना चाहती हूँ कि इस नए सिस्टम में ऐसा क्या अलग है। इस पूरी क्रांति के केंद्र में एक नया ढांचा है। इसे वाफेस कहते हैं, WAFES, यानी वेदर एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग इनेबलिंग सिस्टम। अच्छा। सबसे बड़ा बदलाव इसके काम करने की गति और इसके ऑटोमेशन में है। मतलब पहले मौसम का डेटा अलग अलग जगहों से आता था और उसे प्रोसेस करने में करीब 6 घंटे लग जाते थे। 6 घंटे? वो तो किसी भी आपदा के समय बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अब वाफेस सीधे सैटेलाइट्स, रडार, महासागरों के डेटा और AWS यानी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से जानकारी खींचता है। ये पूरी प्रक्रिया अब 90% से अधिक ऑटोमेटेड हो चुकी है। वाओ, 90% ऑटोमेशन। हाँ, और इसमें 95% से ज्यादा न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शंस इनपुट्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसका नतीजा ये है कि जो एंड टू एंड प्रोसेसिंग का समय है ना, वो 6 घंटे से घटकर मात्र 3 घंटे रह गया है।
ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे हम पुराने 3G नेटवर्क से सीधे एक मतलब सुपर फास्ट 5G AI सिस्टम में अपग्रेड हो गए हों। एकदम सही एनालॉजी है। होगी या इसका कोई व्यावहारिक उपयोग भी है? यही तो इस सिस्टम की यूएसपी है। गति के साथ साथ आउटपुट का नेचर पूरी तरह बदल गया है। अब जो चेतावनियां आ रही हैं वे इम्पैक्ट बेस्ड हैं, मल्टी हैजर्ड हैं और कलर कोडेड हैं। इम्पैक्ट बेस से आपका मतलब? ये अब सीधे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के साथ इंटीग्रेट हो गया है। तो सिस्टम सिर्फ ये नहीं बताता कि भारी बारिश होगी, बल्कि ये भी बताता है कि उस बारिश के कारण किस इलाके में जलभराव होगा, कौन सी सड़कें कट सकती हैं। अच्छा, मतलब पूर्वानुमान अब नीति निर्माताओं के लिए सीधे तौर पर एक एक्शन प्लान बन गया है। मैंने ये भी पढ़ा था कि इसकी सटीकता में लगभग 30% का सुधार हुआ है। हाँ, और जो पूर्वानुमान का लीड टाइम है वो 5 दिन से बढ़कर 7 दिन हो गया है। और इसका आर्थिक असर भी तो बहुत बड़ा होगा ना, खास तौर पे कृषि पर बहुत बड़ा असर है। एक नई पहल है मौसमग्राम। इसके जरिए अब ये जानकारी 1.5 लाख पिन कोड और करीब 6,20,000 गांवों तक पहुंच रही है, जो कि देश की 80% आबादी है। बिल्कुल। हमारी जो वर्षा आधारित कृषि है उसके लिए इस सटीक जानकारी का संभावित आर्थिक लाभ लगभग 13,331 करोड़ रुपए आंका गया है। बाप रे, 13,000 करोड़। हाँ, जिससे किसानों की आय में 52% से ज्यादा की वृद्धि हो सकती है। तो प्रकृति के इस बाहरी मौसम की भविष्यवाणी से आगे बढ़ते हुए चलिए एक और तकनीक की बात करते हैं जो इन दिनों तहलका मचा रही है। लेकिन ये बाहर के मौसम को नहीं, बल्कि हमारे शरीर के आंतरिक मौसम को नियंत्रित कर रही है। मतलब हमारी भूख को? बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ GLP-1 ड्रग्स की। तो क्या ये दवाएं असल में हमारे शरीर के फ्यूल गेज या ईंधन मीटर को धोखा दे रही हैं? धोखा देना शायद सही शब्द नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये एक तरह से शरीर के सिग्नल्स को हैक जरूर कर रही हैं। GLP-1 यानी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, ये असल में कोई कृत्रिम चीज नहीं है। अच्छा, तो ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? हाँ, ये हमारे आंतों में यानी इंटेस्टाइन्स में बनने वाला एक प्राकृतिक हार्मोन है। जब हम खाना खाते हैं तो शरीर ये हार्मोन रिलीज करता है जो हमें बताता है कि बस अब पेट भर गया है। आज जो नई बायोटेक्नोलॉजी आधारित दवाएं आई हैं, जैसे कि सेमाग्लूटाइड या जिसे लोग ओजेम्पिक के नाम से ज्यादा जानते हैं, वे रासायनिक रूप से इसी प्राकृतिक हार्मोन की नकल करती हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग को भ्रमित कर रहा है कि पेट भरा हुआ है? ये सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है। ये दवा शरीर में 3 अलग-अलग स्तरों पर एक साथ काम करती है। 3 स्तर? हाँ, पहला जैसा आपने कहा, मस्तिष्क। ये वहां सिग्नल भेजकर भूख को दबा देती है। दूसरा स्तर है हमारा पेट। ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को धीमा कर देती है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग मतलब खाना पचने की गति? हाँ, मतलब खाना आपके पेट में बहुत लंबे समय तक रुका रहता है तो आपको भूख ही नहीं लगती। और तीसरा स्तर है हमारा अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में ये क्या करता है? वहां ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन रिलीज करने को स्टिमुलेट करती है। 1 मिनट, अगर ये पेट के खाली होने की प्रक्रिया को इतना धीमा कर रही है, तो क्या इससे पाचन से जुड़ी कोई गंभीर समस्या नहीं होगी? मेरा मतलब है, हम शरीर के सिस्टम को इस तरह हैक तो नहीं कर सकते ना? आपका संशय बिल्कुल जायज है और यही तो आज चिकित्सा जगत की सबसे बड़ी चिंता है। आपको पता है, मूल रूप से इन दवाओं को वजन कम करने के लिए विकसित ही नहीं किया गया था। तो ये किसके लिए थी? ये टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए बनाई गई थी। अरे हाँ, लेकिन जब देखा गया कि इसके साइड इफेक्ट के रूप में लोगों का तेजी से वजन घट रहा है, तो अचानक ये गंभीर मोटापे के लिए इस्तेमाल होने लगी। और अब तो मैंने देखा है कि लोग इसे एकदम एक लाइफस्टाइल ड्रग की तरह ऑफ लेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तेजी से वजन घटाने के लिए। यही सबसे बड़ा खतरा है। बिना डॉक्टरी निगरानी के इसके भारी इस्तेमाल से गंभीर पाचन समस्याएं आ रही हैं। और भारत के संदर्भ में तो ये चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि हमारा घरेलू बाजार ऐसे जेनेरिक वर्जन से भरा पड़ा है। एकदम सही। इसलिए एक प्रशासक के नजरिए से देखें तो बिना निगरानी के इसके उपयोग और इसके साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए एक सख्त नियामक जांच यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी स्क्रूटनी की आवश्यकता है। बिल्कुल। शरीर की जैविक सीमाओं को हैक करने की इस चर्चा के बाद चलिए दुनिया की भौगोलिक सीमाओं से बहुत दूर चलते हैं, अंतरिक्ष की नई सीमाओं की बात करते हैं। अंतरिक्ष की नई रेस? हाँ, आज का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो पहले जैसा नहीं रहा। मतलब ये अब केवल वैज्ञानिक सहयोग का मंच नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज की अंतरिक्ष दौड़ सिर्फ वहां पहुंचने की नहीं है, बल्कि वहां टिके रहने और रणनीतिक प्रभुत्व यानी स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस हासिल करने की है। जैसे अगर हम अमेरिका के नासा का आर्टेमिस 2 प्रोजेक्ट देखें,
उनका लक्ष्य सिर्फ चंद्रमा पर जाना नहीं है, वे वहां एक लूनर बेस आउटपोस्ट, रिफ्यूलिंग डिपो और एक डीप स्पेस कम्युनिकेशन रिले स्थापित करना चाहते हैं। और आपको क्या लगता है चीन पीछे रहेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, उनका CNSA भी तो ILRS प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। हाँ, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। और इसका मुख्य लक्ष्य ही यही है कि पश्चिमी देशों के सहयोग को दरकिनार करते हुए एक स्वतंत्र लूनर बेस स्थापित किया जाए। लेकिन इस पूरी रेस में भारत की स्थिति बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? इसरो गगनयान मिशन के जरिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की तैयारी कर रहा है और उनका लक्ष्य है कि 2040 तक भारत का एक स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन वो चंद्रमा पर बेस बनाने वाले बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं है। ऐसा क्यों? ये भारत की बहुत ही सधी हुई कूटनीति है। भारत अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण और वैज्ञानिक खोज के लिए सहयोग करना चाहता है, लेकिन वो चंद्रमा पर किसी भी गुट की होड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मतलब वो अंतरिक्ष को सिर्फ खनिजों को हासिल करने की दौड़ नहीं बनने देना चाहता, क्योंकि चंद्रमा और क्षुद्र ग्रहों पर क्रिटिकल मिनरल्स तो बहुत हैं। हाँ, लेकिन इस प्रभुत्व की चाहत ने एक बहुत बड़े खतरे को जन्म दिया है, अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण। हाँ, स्पेस वेपनाइजेशन। देश अब ऐसे एंटी सैटेलाइट सिस्टम विकसित कर रहे हैं जो कक्षा में घूम रहे ऑर्बिटर्स को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, हम पहले से ही अंतरिक्ष मलबे यानी स्पेस डेब्री की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर उसी मलबे को हथियार बना दिया गया या मिसाइलों से उपग्रहों को नष्ट किया गया, तो क्या ये हमारे खुद के सैटेलाइट्स के लिए एक सेल्फ गोल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस जोखिम को विज्ञान में एक बहुत प्रसिद्ध नाम दिया गया है। क्या? इसे केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। अगर मलबे के टकराने की एक श्रृंखला शुरू हो गई तो पूरी पृथ्वी की कक्षा इतनी प्रदूषित हो जाएगी कि हम अपने खुद के संचार उपग्रह भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो अंतरिक्ष में इन उभरते कूटनीतिक टकरावों से वापस अपनी पृथ्वी की सतह पर आते हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स भी आपस में टकरा रही हैं। हाँ, एपिसोड की शुरुआत में आपने जिस प्लाज्मा रोशनी का जिक्र किया था, हाँ। अर्थक्वेक लाइट्स या EQL, इसका मैकेनिज्म क्या है? ये टेक्टोनिक भूगोल और भौतिकी का बहुत ही दुर्लभ मेल है। होता यह है कि क्वार्ट्ज खनिज से भरी चट्टानों पर जब भारी यांत्रिक तनाव यानी स्ट्रेस पड़ता है, जब भूकंप आता है तब? हाँ, तो इस दबाव के कारण चट्टानों के भीतर विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिकल चार्जेस पैदा होते हैं। लेकिन वो चार्जेस जमीन के इतने नीचे से सतह तक और फिर आसमान में कैसे पहुंचते हैं? यहाँ काम आती हैं उप-ऊर्ध्वाधर फॉल्ट लाइनें। उप-ऊर्ध्वाधर फॉल्ट लाइनें, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जमीन के अंदर मौजूद सीधी खड़ी दरारें जो सतह तक आती हैं, ये दरारें एक तरह की चिमनी का काम करती हैं। नीचे जो चार्ज पैदा होता है वो इन्हीं सब वर्टिकल फॉल्ट लाइनों के जरिए सतह की ओर भागता है। अच्छा। और जब ये सतह से बाहर निकलता है तो हवा के अणुओं को आयनित कर देता है, यानी आयोनाइज कर देता है, जिससे वो चमकते हुए प्लाज्मा के फ्लैश दिखाई देते हैं। वाओ। अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे सर्दियों में सूखे बालों पर गुब्बारा रगड़ने से स्थैतिक बिजली या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। एकदम सही एनालॉजी है। बस फर्क ये है कि यहाँ ये विशाल टेक्टोनिक प्लेटों और चट्टानों के स्तर पर हो रहा है। हाँ, इसका पैमाना बहुत विशाल है। और जब हम टेक्टोनिक भूगोल की बात करते हैं ना, तो दुनिया के नक्शे पर इंडोनेशिया सबसे खास जगह है। बिल्कुल, इंडोनेशिया सुंडा शेल्फ और साहुल शेल्फ के बीच स्थित है। और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक केंद्रीय एंकर भी है। यहाँ जो मुलुक्का सागर है उसमें दुनिया की उच्च भूकंपीय गतिविधि दर्ज की जाती है। और अगर राजनीतिक भूगोल की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह राज्य है। लेकिन यहाँ एक फैक्ट है जो यूपीएससी अक्सर पूछता है। कौन सा? इसकी राजधानी को लेकर। इतने सारे द्वीप्स होने के बावजूद इसकी राजधानी जकार्ता सुमात्रा द्वीप पर नहीं है। हाँ, ये जावा द्वीप स्थित है। सही। और सीमाएं भी दिलचस्प हैं। द्वीप समूह होने के बाद भी ये केवल 3 देशों के साथ जमीनी सीमा साझा करता है। बोर्नियो द्वीप पर मलेशिया के साथ, न्यूगिनी द्वीप पर पापुआ न्यूगिनी के साथ और तिमोर द्वीप पर तिमोर लेस्ते के साथ। बहुत ही क्रिटिकल मैपिंग पॉइंट्स हैं। तो इसी भौगोलिक अध्ययन को जारी रखते हुए चलिए आज दुनिया के 2 और महत्वपूर्ण देशों का नक्शा देखते हैं जो काफी चर्चा में रहते हैं, अल्जीरिया और बुर्किना फासो। अल्जीरिया
अगर आप इसे नक्शे पर देखेंगे तो ये उत्तरी अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र में है और सबसे बड़ी बात ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। हाँ, इसका 80% से अधिक हिस्सा तो सहारा रेगिस्तानी है। बिल्कुल, लेकिन इसके उत्तर में भूमध्य सागरीय तट पर एक उपजाऊ क्षेत्र है जिसे टेल कहते हैं और यहीं एटलस पर्वत भी हैं। इसकी सीमाओं को लेकर मुझे एक बात पूछनी है। यूपीएससी के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अल्जीरिया की सीमा मिस्र से नहीं लगती है ना? एकदम सही, क्योंकि ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले विकल्प परीक्षा में आते हैं। इसकी सीमा ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मोरिटानिया, पश्चिमी सहारा और मोरक्को से लगती है, लेकिन मिस्र से नहीं। और भारत के लिए ये देश ऊर्जा, फॉस्फेट और यूरिया का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत भी है। बिल्कुल। अब अगर बुर्किना फासो की बात करें तो ये पश्चिम अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड देश है। मतलब चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ। इसकी राजधानी ओगाडुगु है ना? हाँ, और इसकी सीमाएं माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट से लगती हैं। इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? इसके उत्तर में शुष्क साहिल क्षेत्र है, फिर सवाना के मैदान हैं और सबसे अहम है वोल्टा बेसन, जिसमें ब्लैक, रेड और व्हाइट वोल्टा नदियां बहती हैं। संदर्भ के लिए बता दूं कि भारत ने हाल ही में इसे चावल की मानवीय सहायता प्रदान की है, जो कि बहुत दुखद है क्योंकि यह देश सोना, जस्ता और मैंगनीज में समृद्ध है। हाँ, लेकिन भारी राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां मानवीय संकट है। तो भूमि संसाधनों के मानचित्रण से अब हम सीधे समुद्र के गहराइयों और पर्यावरण की ओर रुख करते हैं। भवसागर रेफरल सेंटर, ये क्या है? ये एक बहुत ही अनोखा सेंटर है। ये गहरे समुद्र के समुद्री जीवन के लिए एक वैज्ञानिक और टैक्सोनॉमिक भंडार है। तो क्या मैं इसे हमारी ब्लू इकोनॉमी के लिए गहरे समुद्र का जैविक पुस्तकालय या बायोलॉजिकल लाइब्रेरी मान सकती हूँ? बिल्कुल मान सकती हैं। और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के CMLRE के अंतर्गत कार्य करता है। इसका काम है टाइप स्पेसिमेंस को सुरक्षित रखना। लेकिन जो कमर्शियल माइनिंग होती है उसे तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी कंट्रोल करती है ना? हाँ, कमर्शियल माइनिंग ISA देखता है, लेकिन जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत भवसागर सेंटर को एक राष्ट्रीय भंडार घोषित किया गया है ताकि खनन से पहले हम अपनी जैव विविधता को रिकॉर्ड कर सकें। और पर्यावरण की ही बात चल रही है तो बता दूं कि उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को सर्दियों के बाद पर्यटन के लिए फिर से खोल दिया गया है। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन पर्यावरण में एक बहुत बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। एवियन इन्फ्लुएंजा? हाँ, बर्ड फ्लू। इसके फैलने का मैकेनिज्म क्या है? यह श्वसन स्राव, मल और दूषित सतहों के माध्यम से बहुत तेजी से फैलता है और सबसे डरावनी बात इसकी दृढ़ता यानी इसकी परसिस्टेंस है। मतलब ये वायरस आसानी से मरता नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत लचीला है। ये संक्रमित पक्षियों की खाद में 2 महीने तक और मृत शरीर में तो 12 महीने तक जीवित रह सकता है। अरे बाप रे, 12 महीने? तब तो ये हमारी पोल्ट्री उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा के लिए एक भयानक नुकसान है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बायोसिक्योरिटी थ्रेट है। तो पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण पर इस चर्चा के बाद चलिए आज के अपने आखिरी सेक्शन की ओर चलते हैं। रक्षा संपत्तियां, कला विरासत और संस्थाएं। सबसे पहले INS संशोधक की बात करते हैं। ये सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम जहाज है, जिसे GRSE ने बनाया है ना? हाँ, और ये 80% से अधिक स्वदेशी है। ये ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स और डिजिटल साइड स्कैन सोनार से लैस है। तो इसका मुख्य काम युद्ध लड़ना नहीं बल्कि नौसेना और नागरिक उपयोग के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना है। हाँ, ओशनोग्राफिक डेटा कलेक्ट करना है। रक्षा से कला की ओर मुड़ें तो एक नाम जो भारतीय कला के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, राजा रवि वर्मा। इनका कालखंड 1848 से 1906 तक रहा। वे भारतीय पौराणिक कथाओं में यूरोपीय यथार्थवाद लागू करने के मास्टर थे। हाँ, जैसे उनकी प्रमुख कृति है शकुंतला, जिसमें उन्होंने पर्सपेक्टिव और चियारोस्कुरो मतलब प्रकाश और छाया का अद्भुत उपयोग किया। और यशोदा और कृष्ण जो मातृ प्रेम को अतीव सजीवता से दर्शाता है। लेकिन मुझे लगता है उनका सबसे बड़ा योगदान पेंटिंग से कहीं ज्यादा उस तकनीक में था जिससे उन्होंने कला को घर घर पहुंचाया। आप लिथोग्राफिक प्रेस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, 1894 में उन्होंने इस प्रेस की स्थापना की और लिथोग्राफी के जरिए उन्होंने देवी देवताओं जैसे सरस्वती और लक्ष्मी के ऑलियोग्राफ का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया। हाँ, जिससे हिंदू देवताओं की जो दृश्य चेतना है उसका एक तरह से मानकीकरण हो गया। सही कहा।
उन्होंने वास्तव में देवताओं की तस्वीरों को हर घर तक पहुंचाकर कला का लोकतंत्रीकरण कर दिया। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और अंत में संस्थाओं की बात करें तो डाक विभाग के पीटीसी सहारनपुर की प्लैटिनम जुबली मनाई जा रही है। अच्छा, इसकी 75वीं वर्षगांठ। हाँ, इसके लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1951 को हुई थी और आज ये उत्तर भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। मतलब हमारे लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो आज हमने सच में बहुत सारी चीजों को डिकोड किया। हाँ, हमने देखा कि कैसे आज अंतरिक्ष में नए हथियारों की होड़ मची है, कैसे नई दवाओं द्वारा हम अपनी भूख को नियंत्रित कर रहे हैं। गहरे समुद्र के भवसागर सेंटर से लेकर राजा रवि वर्मा द्वारा कला के लोकतंत्रीकरण तक के सफर को हमने कवर किया। ये डीप डाइव सच में बहुत व्यापक रहा।